फर्जंद हुमायूं आफताब मुगलिया शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। मुगलिया सल्तनत का अजीम शान फरमा रवा अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 11 फरवरी 1556 को महज 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। उसका दौरे हुकूमत 27 अक्टूबर 1605 तक रहा। इस दौरे हुकूमत के दौरान उसने न सिर्फ बहुत सारी फतूहात की और नए इलाके फ़तह किए, बल्कि बहुत सारी बगावतों को भी कुचला। उन्हीं में से एक बगावत काबुल के गवर्नर और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सौतेले भाई ने साल 1581 में की। जिस वक्त शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को इस बगावत की इत्तला मिली तो उसने इस बगावत को कुचलने का फैसला किया और अपनी फौजें अपने दारुल खिलाफा से लेकर काबुल के लिए निकल पड़ा। याद रहे हकीम मोहम्मद मिर्ज़ा की एक तहरीर आज भी ज़ुबान ज़द आम है, ताजदार हरम हो निगाह करम। अकबर बादशाह जब अटक के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे पहुंचा तो दरिया सिंध की मौजों ने उसे रास्ता देने से इनकार कर दिया। मौजें बिखरी हुई थी। चारों नाचार अकबर आज़म को दरिया के किनारे हमरा फौज खेमा जन होना पड़ा। लेकिन ये वक्त उसके लिए आराम का वक्त न था। वो उस वक्त एक ऐसे इलाके में मौजूद था जहाँ पर वो चारों अतराफ से अपने दुश्मन में घिरा हुआ था। दरिया के मगरबी जानिब खटक कबाइल मौजूद थे। दरिया के शुमाली किनारे पर 9 लाख यूसुफ जई मौजूद थे। जनूब की जानिब भंगी खेल अफ़गान थे और मशरक़ की जानिब सरकानी, मतानी, तरीन और गुरगुश्ती कबाइल मौजूद थे। यही वो लम्हा था जिसमें अकबर आज़म ने यहाँ एक किला बनाने का सोचा। 5 दिन के बाद जिस टाइम दरिया पार करके अकबर आज़म दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला खैराबाद। तो आज जो खैराबाद का इलाका मौजूद है वो इसी वजह से उसका नाम पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार हामिद अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डू यू नो। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। शहंशाह अकबर ने बगावत का कामयाबी से ख़ात्मा किया और अपनी शमशीरा बख्तो-निसा बेगम को काबुल का गवर्नर मुकर्रर किया और बाद अज़ां अपने भाई हकीम मोहम्मद मिर्ज़ा को भी माफ़ कर दिया, जो कि 1585 में वफ़ात पा गया। अकबर आज़म इस बगावत का किला कमा करने के बाद जब अटक वापस पहुंचा तो अपने मुसाहिबीन में से एक ख्वाजा शमसुद्दीन खफफी को के ज़िम्मे किला की तामीर की। 30 मई 1581 को अकबर बादशाह ने अपने हाथ से किला की बुनियाद रखी। किला की तामीर में जो सबसे पहला बुर्ज तामीर करना था वो दरिया के किनारे था और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि पानी का मसला था। क्योंकि किला एक पहाड़ी पर तामीर होना था, वहाँ पर कुआं उस मिकदार में पानी नहीं दे सकता था जो फौज की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। तो फैसला किया गया कि इस ऐसा बुर्ज दरिया के बिल्कुल किनारे या बीचों बीच बनाया जाए। लेकिन अब मसला ये था कि बावजूद कोशिश के दरिया पर ये बुर्ज तामीर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर एक वाक़या भी मंसूब है और वो ये कि जब ये अकबर आज़म के इल्म में लाया गया ये सारा वाक़या कि नहीं तामीर हो रहा, तो उस वक्त उसने कहा कि आप लोग ज़रा देखें कि इस इलाके में कोई वलीउल्लाह रहते हैं। ये वो दौर था जिस वक्त अभी अकबर आज़म ने दीन इलाही का ऐलान नहीं किया था। ये 1581
81 की बात है, जबकि दीन इलाही जो उसने लेके आया वो 1597 में लेकर आया। इस वक्त तक उसकी अकीदत बहुत ज़्यादा थी। तो उसे बताया गया कि इस इलाके दामनिकों में 2 बुज़ुर्ग रहते हैं, एक का नाम है शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जबकि दूसरे बुज़ुर्ग का नाम है शाह ईसा रहमतुल्लाह अलैह। तो अकबर आज़म ने उनको बुला भेजा, तो शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर शाह ईसा रहमतुल्लाह अलैह इनके पास आए और पेश हुए, जहाँ पर अकबर आज़म बहुत ही इज़्ज़त और तकरीम के साथ उनके साथ पेश आया और उनको ये सारे हालात बताए, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये किला बहुत ज़रूरी था। तो शाह सदरुद्दीन कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो लाठी थी वो दरिया में उस जगह पर गाड़ी जहाँ पर ये बुर्ज तामीर होना था, और दरिया की मौजें दूसरी तरफ रुक गई। ये तमाम किस्सा किताब मशाइख के अंदर ये मौजूद है। अकबर आज़म ने अपने इस किले का नाम कटक बनारस किला, जो कि मुमलिकत के मशरकी हिस्से में मौजूद था, उसकी वजह से अटक बनारस रखा। और इसकी तामीर, जैसा कि आपको बताया जा सकता है, ख्वाजा शमसुद्दीन खफफी की ज़ेर निगरानी हुई और उन्होंने 2 साल 2 माह के कलील अरसा में इस किले को तामीर मुकम्मल कराई। ख्वाजा शमसुद्दीन इस इलाके में 5 साल तक रहे। शमसाबाद गांव इन्हीं के नाम पर आबाद है और वो यहाँ हमेशा रहना चाह रहे थे और यहीं दफन भी होना चाह रहे थे, और इस मकसद के लिए हसन अब्दाल के मकाम पर एक मकबरा भी उन्होंने अपने लिए तामीर कराया। लेकिन जहाँ का खमीर होता है इंसान वहीं दफन होता है, इनको वहाँ दफन होना नसीब ना हुआ, और उस मकबरा में अकबर आज़म के दरबार के 2 मुआलिज बाद में दफन हुए, जो आपस में दोनों भाई थे। एक का नाम था हकीम अबुल फतेह गिलानी और दूसरे का नाम था हकीम हमाम, और आजकल ये मकबरा हकीमों के मकबरा के नाम से मशहूर है। अटक किले की तामीर मुकम्मल 1583 में हो गई थी और एक तख्ती भी लगा दी गई थी जिसके ऊपर लिखा, उसके तामीर का सन भी लिखा हुआ है 991 हिजरी। अटक किला के अंदर 4 दरवाजे हैं, जिनमें से एक मोरी दरवाज़ा है, दूसरा दहली दरवाज़ा, तीसरा लाहौरी दरवाज़ा, जबकि चौथे दरवाजे का नाम है काबली दरवाज़ा। मुग़ल दौर में अटक किला की तामीर से लेकर आज तक मोरी दरवाज़ा ही दाखिली दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अटक मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार है और इसके दरो दीवार अपनी अज़मत रफ्ता की कहानी बयान कर रही है। 439 साल गुजरने के बावजूद किला अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है और इसका शुमार बरज़गीर पाको हिंद के उन कलों में होता है जो ज़माने के दस्तो बर्ज से महफूज रहे। तामीर से लेकर आज तक किला जिस मकसद के लिए तामीर किया गया था उस मकसद को इंतहाई एहसन तरीके से निभा रहा है। जीटी रोड से बाएं तरफ मशरकी जानिब 10 फुट चौड़ी सड़क मोरी दरवाजे तक ले जाती है। याद रहे कि जीटी रोड जो शेर शाह सूरी ने तामीर किया था उस दौर में यही सड़क जाती थी और जीटी रोड किले के अंदर से गुजर कर जाता था और लाहौरी दरवाजे से बाहर हो जाता था। इस सड़क पर से जब आप किले की तरफ जाते हैं तो किले की पहली झलक आपके ऊपर अपना रोब, दबदबा और धाक बिठा देती है। मोरी दरवाज़ा पूरे आबोताब के साथ आपके इस्तकबाल के लिए अपनी जगह इस्तादा है। उस दौर का दरवाज़ा आज भी मौजूद है। मोरी दरवाज़ा दरअसल दोहरा दरवाज़ा है, यानी जब आप इसमें से दाखिल होते हैं तो आपके सामने गोलाई में बनाई गई एक इमारत मौजूद है और उसके दूसरी तरफ भी दरवाज़ा है। अब इसको गोलाई में किस वजह से बनाया था और उसकी जो बुनियादी वजह थी, यहाँ ये हाथियों की गुजरगाह भी थी, क्योंकि किला एक पहाड़ी पर था और जिस टाइम हाथी वापसी पर उतरते थे और गोलाई ना होने की वजह से वो ये यकीनी बात है कि तेज़ी से उतरते। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि वो आराम से उतरे, इसको गोलाई में बनाया गया। मोरी दरवाजे के फौरन बाद एक खुला अहाता है
उस अहाते में आपके बाएं जानिब एक रास्ता जो है जो तकरीबन 8 फुट चौड़ा है, जिसके ऊपर पत्थर लगे हुए हैं। ये वो रास्ता है जिससे किसी दौर में फौजी और घोड़ा सवार जो थे गुजरकर किले के अंदर दाखिल होते थे। इसके साथ ही जैसे इससे पहले जिक्र किया हुआ हाथियों का रास्ता है, हाथियों के रास्ते का आगे जाके थोड़ा सा आगे आप जाएं इस अहाते में तो सामने एक और दरवाज़ा आता है जिसके दोनों अतराफ पर तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर आज के अटक किले की तारीख दर्ज है। और इसी दरवाजे के ऊपर वो तख्ती भी लगी है जो 1581 में लगाई गई थी, जिसके ऊपर 991 हिजरी यानी कि तामीर का सन लिखा हुआ है। घोड़ों के रास्ते से ऊपर जाएं तो तकरीबन 30 मीटर के बाद एक अहाता आता है जिसके दाएं जानिब से किले में दाखिल होने का रास्ता है, जबकि बाएं जानिब सीढ़ियां मौजूद हैं और किले की फसील मौजूद है। बुलंदो बाला इस फसील पर जा बजा ईंट के बराबर सुराख बने हुए। ये तमाम सुराख जो हैं ये तीरंदाजों के लिए बनाए गए थे। ये ना सिर्फ दीवार के निचले हिस्से में मौजूद हैं बल्कि दीवार के ऊपर वाले हिस्से में भी मौजूद हैं। और साथ ही इसकी जो वजह है वो ये है कि अगर कोई बैरूनी हमला आवर होता तो ये सारी दीवार और ये सुराखों से वो हमला कर सकते थे जो अंदर फौजी थे, जबकि जो बाहर जो कि फौज थी या हमला आवर मौजूद थे उनके लिए आसान ना था इनको निशाना बनाना। ये जिस अहाते का जिक्र किया है जो इब्तिदा में मौजूद है, यहाँ पर दायरे की सूरत में एक निशान मौजूद है। किसी दौर में यहाँ मंजनीक मौजूद होती थी जिसके ज़रिए से दुश्मन अफवाज पर आग के गोले फेंके जाते थे। अब ये जगह खाली है और उसके मंजनीक के जो निशानात हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बाएं जानिब जो सीढ़ियाँ मौजूद हैं वहाँ अगर जाया जाए सीढ़ियाँ चढ़ के तो सामने एक राहदारी आती है। इस राहदारी की ख़ास बात ये है कि ये पूरी फसील को कवर करती है। किले के अंदर कुल 18 बुर्ज हैं और इन तमाम बुर्जों को आपस में ये राहदारी मिलाती है। यहाँ मौजूद सीढ़ियों से मज़ीद ऊपर जाएं तो आपको किले की 1 मील लंबी फसील के ऊपर आ जाते हैं। इस मजबूत फसील की चौड़ाई 5 फुट है जबकि इसकी ऊंचाई 52 फुट है। इस फसील के साथ लंबाई में सुराख हैं जो कि दुश्मन पर ना सिर्फ तीर अंदाजी के लिए इस्तेमाल होते थे बल्कि ये दुश्मन अफवाज पर गर्म तेल और गर्म पानी उंडेलने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। इस फसील पर खड़े होकर ताहद निगाह मौजूद देखा जाए तो तमाम इलाका आपको अपने कदमों में महसूस होता है। इस जगह पर एहसास होता है कि इस किले की तामीर कितनी ज़रूरी थी और मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने किस दूर अंदेशी से काम लिया था। आप यहाँ पर आकर कायल हो जाते हैं कि इस किले की मौजूदगी में कितना मुश्किल होगा कि बैरूनी हमला आवर आके इसको फतह कर सकें। इस किले की तामीर के बाद बरसगीर जो सेंट्रल एशिया की तरफ से जो हमला आवर आते थे या अफगान जो थे उनकी रेशा दवानियों से महफूज हो गया। अब बात करते हैं हम देहली दरवाज़े के हवाले से। देहली दरवाज़ा किले के अंदर ही मौजूद है और किले के दरअसल किले के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको और किले के नीचे वाले हिस्से को आपस में मिलाता है। अब इससे पहले एक जगह मैंने जिक्र किया था कि वो ये कि जीटी रोड किसी दौर में यहाँ से गुज़रता था तो वो इस देहली दरवाज़े से ही गुज़र के आगे जाके लाहौर दरवाज़े से निकल जाता था। तो यहाँ पर उस वक़्त एक बाज़ार भी मौजूद था और रात को यहाँ पर रोशनी भी की जाती थी। इस दरवाज़े पर जो लकड़ी का है
मुग़ल दौर का ही मौजूद है, उस पर नोकदार कील लगे हुए हैं। यही हाल बाकी दरवाज़ों, उनके ऊपर नोकदार कील लगे हुए थे, और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि अगर दुश्मन हमलावर किसी तौर पर भी इन दरवाज़ों तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो वो हाथियों के ज़रिए से दरवाज़ों को तोड़ ना सके और ये कील उनके रास्ते में रुकावट पैदा करें। किले के साथ ही बेगम सराय भी मौजूद है। बेगम सराय के हवाले से ये है कि ये शहनशाह जहांगीर ने अपनी बेगम मलका नूर जहां की फरमाइश पर तामीर की थी। ये सराय आम दिनों में ताजरों के लिए ज़ेर इस्तेमाल भी रही, और इसका सबूत ये है सराय की दीवारों पर लिखी हुई तहरीरें हैं। किले के अंदर काबली गेट भी मौजूद है। काबली गेट से गुजर कर आप दूसरी तरफ दाखिल हों तो आप खुद को अस्तबल में मौजूद पाते हैं, जहां पर हाथी और घोड़े और जो फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल थे, या बादशाहों के इस्तेमाल, शहज़ादों के इस्तेमाल थे, या उनकी बेगमात के ज़ेर इस्तेमाल थे, वो उनके लिए जगह बनाई गई है। काबली गेट की बाद में रेनोवेशन भी की गई है, मरम्मत भी की गई, और ये काम किया था अंग्रेज़ों ने इसकी मरम्मत के साथ साथ इसके दरवाज़े के ऊपर दोनों अतराफ़ पर स्टार ऑफ डेविड यानी दाऊदी सितारा बनाया, जो आज भी देखा जा सकता है। ये 6 कोनों वाला सितारा होता है जो दाऊदी सितारा कहलाता है। किले के अंदर फांसी घाट भी मौजूद है, और इस फांसी घाट जो मौजूद है मुग़ल दौर में बनाया गया था, तो उस वक़्त के ऊपर लकड़ी थी, जो बाद में अंग्रेज़ों के दौर में इसके ऊपर लोहे का जाल बना दिया गया। इस फांसी घाट पर राजा रंजीत सिंह का जो बेटे पेशावरा खान था, उसको भी फांसी दी गई। रंजीत सिंह के बेटे के खिलाफ फतेह खान टमाना और सतर सिंह ने साजिश की थी, और उसके फांसी के बाद उसकी लाश को दरिया में बहा दिया गया था। इस फांसी घाट के पास ही बुर्ज पर वाटर गेट भी मौजूद है, और उसका मकसद ये था जब कभी किसी को फांसी दी जाती थी, नीचे फेंका जाता था, तो इस यहाँ से पानी को तेज़ी से फेंका जाता था, जिसकी वजह से लाश बहकर दरिया सिंध में चली जाती थी। किले के अंदर सुरंगें भी बनाई गई थी, ताकि अगर खुदा न खास्ता दुश्मन कामयाब हो जाए तो वो भागने का काम देती थी। अब वो सुरंगें बंद कर दी गई हैं, लेकिन उन तक सीढ़ियाँ, जाती हुई सीढ़ियाँ अब भी देखी जा सकती हैं। किले के अंदर फौजियों के लिए बैरक्स भी तामीर की गई थी, कैद खाने भी मौजूद थे, कुआं की खुदाई भी वहाँ पर की गई। गर्ज ये कि एक हिफाजती किला के अंदर जो ज़रूरियात थी उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया था। अटक किला जो है बुनियादी तौर पर मुग़लिया तर्ज़ तामीर का ना सिर्फ शाहकार है, बल्कि उनकी विज़डम का भी मुँह बोलता सबूत है। इसको इंतहाई प्लानिंग के साथ बनाया गया था और इंतहाई मजबूत किला बनाया, और यही वजह है कि 439 साल गुजरने तक ये आज भी मौजूद है, और यही वजह है कि मुग़ल दौर में इसको फ़तह भी नहीं किया जा सकता। कहा जाता है 238 साल तक ये किला जो था नाकाबिले फ़तह रहा। किले के साथ ही बाहर की जानिब एक गांव मलाही टोला भी मौजूद है। इसकी हिस्ट्री भी अकबर आज़म के साथ जाके मिलती है कि ना सिर्फ अकबर आज़म ने यहाँ किला आबाद किया, बल्कि बनारस से 500 ख़ानदान जो कश्तीरान जो थे, मलाह जो थे, उनको लेकर आया था, और उन्हीं को यहाँ पर जागीरें भी अता की थी, और आज भी उनकी औलाद जो है इस इलाके के अंदर आबाद है। और इस बात का जिक्र गज़टियर 1930 में किया, और इसी वजह से इस इलाके का नाम जो था मलाही टोला बना, यानी कि मलाह मीन्स कश्तीरान, और टोला का मतलब हुआ गया उनका एक ग्रुप। मलाही टोला इस गांव का नाम है जो अकबर आज़म ने आबाद कराया। किले के साथ बहुत सारे वाक़यात भी जुड़े हुए हैं। उनमें से एक वाक़या ये भी है कि जिसका ज़िक्र जहांगीर बादशाह तो उसके जहांगीरी में करता है, और उसके मुताबिक
یہ ذہن میں رکھ لیجئے جو پہلا قلعہ دار اس قلعے کا مقرر ہوا وہ شہزادہ سلیم تھا. اس وقت تک وہ شہنشاہ نہیں بنا تھا. تو شہزادہ سلیم کہتا ہے تو اس کے جہانگیری کے اندر کہ جس ٹائم میں وہاں کے علاقے کا قلعہ دار تھا تو ایک دن میں شکار پر چلا گیا. جب میں شکار سے واپس آیا تو انتہائی تھکاوٹ ہو چکی تھی اور تھکاوٹ کے آثار بھی نظر آ رہے تھے. جو کہ میرا ایک توپچی تھا, شاہ کلی نام تھا اس کا. اس توپچی نے جب مجھے مشورہ دیا اگر آپ تھکاوٹ اتارنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں شراب پی لیں. اس کی بات بھلی معلوم ہوئی تو میں نے محمود کو حکیم علی کے گھر بھیجا تو وہ جہاں سے شراب لے کر آیا اور مجھے جو شراب نوشی کی عادت لگی وہ اس اٹک قلعے سے ہی لگی. اب اس کے بعد جس ٹائم جہانگیر خود شہنشاہ بن گیا تو اس دوران بھی اس نے اٹک قلعہ کا 3 بار یہاں پر آیا اس اٹک قلعے میں اور یہاں پر آ کر رہا. پہلی بار وہ 10 محرم 1616 میں آیا جس ٹائم کابل وہ جا رہا تھا. اس کے ساتھ بہت ساری سپاہ تھی. اس نے اپنی سپاہ کو کابل لے کر جانا مناسب نہیں سمجھا اور اسی قلعے کے اندر ٹھہرایا. پھر جب خود وہ کابل سے واپس آیا تو دوبارہ اس قلعے کے اندر ٹھہرا اور تیسری بار جو اس قلعے میں 1626 میں کابل جاتے ہوئے دوبارہ یہاں پر رکا. اور اس کے بعد شاہ جہاں کا دور آیا. شاہ جہاں نے اپنے شاہ جہاں نامہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ میں اس قلعے کے اندر میں نے 5 مرتبہ قیام کیا. اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ شہزادہ دارا شکوہ اپنے بیٹے سلطان سلمان شکوہ کے ساتھ لاہور سے مجھے ملنے کے لیے اسی اٹک قلعے میں آیا. 1752 میں اٹک قلعہ درانی عملداری میں آ گیا جبکہ 1758 میں مرہٹوں نے جنگ اٹک میں جب شکست دی تو رگھوناتھ راؤ کے قبضے میں یہ چلا گیا. کچھ عرصہ تک ان کے قبضے میں رہا اور جس کو بعد میں احمد شاہ درانی نے دوبارہ اس قلعے کے اوپر قبضہ کر لیا. اس قلعے کے حوالے سے ایک خاص بات جو مشہور ہے اسے تاریخ میں گھاٹے کا سودا کہا جاتا ہے. یہاں سردار جہانداد خان اس ٹائم یہاں پہ قلعہ دار تھا درانی امپائر کی جانب سے. تو 28 جون 1813 کو اس نے رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. یہ جو قلعہ دار تھا اور یہ اٹک کا گورنر بھی یہ تھا. اس نے ایک معاہدہ کیا اور یہ صرف 1 لاکھ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بیچ دیا. جس وقت رنجیت سنگھ کی فوجیں اس قلعہ کے اندر داخل ہوئیں تو 3,53,510 من غلہ ان کو ملا, 439 من گولہ بارود ان کو ملا, 70 بندوقیں ان کو ملی اور 439 من کوستانی نمک بھی ان کو ملا. جس ٹائم اس بات کا علم فتح خان کو ہوا اس نے رنجیت سنگھ سے مطالبہ کیا کہ یہ قلعہ اسے واپس دیا جائے. رنجیت سنگھ نے اس بنیاد پر انکار کر دیا اور مشروط کر دیا کہ اس قلعے کی واپسی کو کہ کشمیر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیا جائے تو میں واپس کروں گا, ادروائز یہ قلعہ واپس نہیں کروں گا. جب رنجیت سنگھ کی جانب سے انکار ہو گیا تو فتح خان نے اپنی افواج کے ساتھ آ کر اٹک قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جو اندر قلعے کے اندر جو سکھ فوج تھی وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہو گئی. ان کے پاس اناج کی کمی کا بھی شکار تھی. تو جس ٹائم رنجیت سنگھ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی تازہ دم فوج جو تھی وہ روانہ کر دی اس اٹک قلعے کی جانب. لیکن یہ فوج اس ٹائم کامرا کے پاس ایک علاقہ ہے سیدن ہٹیاں, تو وہاں پر اس کے قریب پہنچا تو افغان فوج نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. وہ تقریباً جنگ جیت چکے تھے اور مال غنیمت لوٹنا شروع ہو گئے تھے. تو یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ کی فوج کو دوبارہ موقع ملا اور انہوں نے افغانوں کو عبرتناک شکست دی. اس جنگ کو جنگ ہزروں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس جنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر اس دن یہ جنگ
जीत जाते दुरानी तो ये पानी पत की जंग जैसी कामयाबी इनको मिलनी थी, लेकिन खैर वो ये जंग हार गए। किला इसी तरह मुकम्मल तौर पर इनकी सिखों की अमलदारी में आ गया। इस किले की ये जो शिकस्त हुई थी तुरानियों को, इसके बारे में मशहूर है कि इसका जो जश्न था राजा रणजीत सिंह ने 2 महीने तक लाहौर में मनाया था, और ये एक ऐसी उसकी फतह थी जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के ऊपर राजा रणजीत सिंह ने अपनी धाक बिठा दी थी। मीर जाफर तो हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसा ही मार्च 1829 को भी हुआ। तारीख के एक बहुत ही अहम शख्सियत सैयद अहमद शहीद, जो सिखों के खिलाफ बरसरे पैकार थे, उनको खैरुद्दीन जो किले के अंदर मौजूद था उसने मशवरा दिया कि आप किसी तरीके से किले के ऊपर कब्ज़ा कर लें, और इसकी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की गई। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 70 गाजियों को चुना, और जब उन्होंने किले के ऊपर हमला करना था, एक किले के हमले से मुरादी अंदर दाखिल होकर कब्ज़ा करना था, तो एक मीर जाफ़र भी मौजूद था। उस मीर जाफ़र ने ये सारा वाक़या जाकर सिख जनरल वंतूरा को जाकर बता दिया, जिसकी और उस मुखबर के जो बताया तो उसकी तस्दीक भी कराई गई। तो शादी खान ने कहा हाँ जी ऐसा ही है, वाकई वो हमला करना चाह रहे हैं। तो फ़ौजें, उनकी सिख फ़ौजें तैयार हो गईं, और तमाम के तमाम जो मुसलमानों के खैर खा किले के अंदर मौजूद थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और उनको जनरल मंतूरा ने उबलते हुए तेल के कड़ा में डालकर मरवा दिया। इस तरह सैयद अहमद शहीद की जो मुहिम थी इसका किले पर कब्ज़े की, वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। 10 अगस्त 1848 को जॉन निकलसन जो था वो कामयाब हुआ इस किले को हासिल करने में, जबकि उसके बाद अमीर काबल दोस्त मोहम्मद दुरानी ने सिखों की मदद से दोबारा से इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ये कब्ज़ा 2 माह से ज़ायद नहीं चल सका, और मेजर एबट जिनके नाम पर एबटाबाद जैसा मशहूर शहर भी है, उसने दोबारा इसके ऊपर हमला किया और 17 मार्च 1849 को ये किला वापस हासिल कर लिया। और फिर पाकिस्तान बनने तक किला अंग्रेज़ों के पास रहा, और जिस टाइम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आई तो ये किला जो है वो हमारे पास यानी पाकिस्तानियों के पास आ गया। साल 1956 में ये किला पाकिस्तान की बेहतरीन बड़ी फ़ौज के हिस्से SSG कमांडोज के हवाले कर दिया, और तब से लेकर आज तक वो वहाँ पर मौजूद है। ये थी अटक किला की बड़ी तफसीली सी तारीख़, और इसमें मैंने कोशिश की है कि उन एस्पेक्ट्स को आपके सामने ला सकूं जो कि इस किला के साथ जुड़े हुए हैं। खामियां कोताहियां हर इंसान से होती हैं, अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसके लिए आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।